सोचिए एक धमाका और फिर सोचिए लोहे पर धीरे धीरे लगता हुआ जंग। दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं, पर एक पलक झपकते ही हो जाता है और दूसरे में सालों लग जाते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री की इसी स्पीड वाली दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हम इस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि कुछ रिएक्शंस इतनी विस्फोटक क्यों होती हैं और कुछ इतनी धीमी कि उन्हें पूरा होने में सालों लग जाते हैं। आखिर इनकी स्पीड का राज क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये होता कैसे है। अच्छा, तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में ये सब पढ़ा जाता है उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, या हिंदी में रासायनिक बल गतिकी। इसे आप ना केमिकल रिएक्शंस का स्पीरोमीटर समझ लीजिए। ये हमें बताता है कि कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है। और मजे की बात यह है कि यह हमें ये भी बताता है कि कब एक्सीलरेटर दबाना है और कब ब्रेक लगाना है। तो चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। तो ये रिएक्शंस की स्पीड कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसे हम सुलझा नहीं सकते। असल में हमारे पास इसे कंट्रोल करने के लिए दो बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। एक है सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा है तापमान यानी टेम्परेचर। इन दोनों के साथ हम बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह इन रिएक्शंस को अपनी धुन पर नचा सकते हैं। तो इससे साबित करने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका नाम है गायब होता एक्स। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम केमिस्ट्री के जादू को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखने वाले हैं और इसके कुछ सबसे बड़े राज भी खोलने वाले हैं। ये जो आपको साधारण सा कॉनिकल फ्लास्क दिख रहा है ना, यही आज हमारे पहले केमिकल मैजिक शो का स्टेज है। इसी के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर, समय को कंट्रोल कर सकते हैं। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, पर इसका असर बड़ा कमाल का है। हम बस दो बिल्कुल साफ लिक्विड्स, सोडियम थायोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे और बस जैसे ही ये मिलते हैं सॉलिड सल्फर बनना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे इस घोल को एकदम धुंधला कर देता है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे फ्लास्क के अंदर कोई रहस्यमयी धुंध छा गई हो। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले फ्लास्क के नीचे एक एक्स का निशान बनाएंगे, फिर केमिकल्स मिलाएंगे और स्टॉपवॉच शुरू। हमारा काम बस ये नोट करना है कि सल्फर की इस धुंध में उस एक्स को पूरी तरह से गायब होने में कितना टाइम लगता है। तो हमारी इस जांच में दो मेन सस्पेक्ट्स हैं जो इस रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा है टेम्परेचर। तो चलिए एक एक करके दोनों से पूछताछ करते हैं और देखते हैं कि असली मुजरिम कौन है। तो सबसे पहले पूछते हैं कॉन्सेंट्रेशन से। क्या होगा अगर हम एसिड को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर दें, मतलब उसकी ताकत बढ़ा दें? क्या हमारा एक्स जल्दी गायब हो जाएगा या फिर वो और देर तक टिका रहेगा? देखते हैं। और नतीजे देखिए, कमाल के हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जैसे ही हम एसिड की मात्रा डबल करते हैं, एक्स के गायब होने का टाइम ठीक आधा हो जाता है। 1 ml पर जहां 240 सेकंड लग रहे थे, वहीं 8 ml पर सिर्फ 30 सेकंड। पैटर्न तो एकदम साफ नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक भीड़-भाड़ वाली जगह पर हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा बार आप किसी न किसी से टकराएंगे, है ना? मॉलिक्यूल्स का भी बिल्कुल यही हिसाब है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है एक छोटी सी जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल्स, मतलब ज्यादा टक्करें, और जितनी ज्यादा टक्करें उतनी ही तेज रिएक्शन। चलो, कॉन्सेंट्रेशन का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमारा दूसरा सस्पेक्ट अभी बाकी है, टेम्परेचर। तो अब क्या होगा अगर हम रिएक्शन का तापमान बढ़ा दें? क्या एक्स और भी जल्दी गायब हो जाएगा? और यहाँ तो नतीजे और भी जबरदस्त हैं। देखिए, 30 डिग्री पर एक्स को गायब होने में 90 सेकंड लगे, लेकिन जैसे ही हमने तापमान बढ़ाकर 60 डिग्री किया, ये टाइम घटकर सिर्फ 11 सेकंड रह गया। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ ज्यादा टक्करों की नहीं है। टेम्परेचर इस खेल में एक नया ट्विस्ट लाता है, और वो है एनर्जी। सोचिए, ये मॉलिक्यूल्स बम्पर कार्स की तरह हैं। कम तापमान पर वो बस धीरे धीरे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हैं, ये कारें एकदम फुल स्पीड में भागने लगती हैं, और अब जो टक्करें होंगी वो बहुत ज्यादा जोरदार और असरदार होंगी। तो बात सीधी सी है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब टक्करों की गिनती ज्यादा, और ज्यादा टेम्परेचर मतलब टक्करों की ताकत ज्यादा।
मतलब रिएक्शन को तेज करने के हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं और दोनों ही सुपर इफेक्टिव हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो दिलचस्प था, है ना? पर अब तैयार हो जाइए क्लॉक रिएक्शन के लिए। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आपको हैरान कर देगा और ये हमें दिखाएगा कि केमिस्ट्री में भविष्यवाणी करना भी मुमकिन है। ये रिएक्शन ना बिल्कुल एक जादू के शो जैसा है। आप देखते रहेंगे, लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ एकदम शांत है, और फिर अचानक एक झटके में पूरा का पूरा लिक्विड अपना रंग बदल लेता है, ठीक वैसे जैसे किसी ने कोई अदृश्य स्टॉपवॉच सेट कर रखी हो। अब इस जादू के पीछे का राज क्या है? ये असल में एक टीम गेम जैसा है। एक टीम में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो लगातार आयोडीन बना रहा है, और दूसरी तरफ है थायोसल्फेट जो एक जबरदस्त गोलकीपर की तरह जैसे ही आयोडीन बनता है उसे तुरंत हटा देता है। लेकिन हमारा ये गोलकीपर यानी थायोसल्फेट हमेशा के लिए तो गोल नहीं बचा सकता। एक पॉइंट पर आकर वो खत्म हो जाता है, और जैसे ही गोलकीपर मैदान से बाहर होता है आयोडीन बनना शुरू हो जाता है, और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। और जैसे ही ये आयोडीन घोल में मौजूद अपने दोस्त स्टार्च से मिलता है, बूम, पूरा का पूरा घोल 1 सेकंड में गहरे नीले रंग का हो जाता है। ये बदलाव इतना सटीक और अचानक होता है जैसे किसी घड़ी पर अलार्म बजा हो, और इसीलिए इसे कहते हैं क्लॉक रिएक्शन। तो लैब में तो हमने केमिस्ट्री का ये जादू देख लिया, पर सवाल ये है कि असल दुनिया में इसका क्या काम? इन रिएक्शंस की स्पीड को समझना और कंट्रोल करना आखिर इतना जरूरी क्यों है? चलिए जानते हैं। तो हमने आज क्या सीखा? पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स हमें रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताती है। दूसरी और सबसे जरूरी बात कि हम इस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर हम टक्करों की गिनती बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाकर हम उन टक्करों की ताकत बढ़ाते हैं। काइनेटिक्स को समझना मतलब केमिस्ट्री की बुनियाद को समझना। और ये ज्ञान सिर्फ किताबों या लैब्स तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दवाइयां बनाने से लेकर खाना पचाने तक हर जगह रिएक्शंस की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। सच तो ये है कि केमिस्ट्री की स्पीड को कंट्रोल करना हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। क्या किसी रिएक्शन का ऑर्डर मतलब उसकी कोटि एक फ्रैक्शनल नंबर यानी 1.5 या 2.5 जैसा कुछ हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो केमिकल काइनेटिक्स की और भी गहरी और दिलचस्प दुनिया का दरवाजा खोलता है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।